नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 12 मई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये करंट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर ये करंट की पीडीएफ आपको प्रतिदिन मुफ्त में प्राप्त हो जाती है। तो ठीक है विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन तथा विकास मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रधानमंत्री योजना में संशोधन किया है? ठीक है, वो कौन सी योजना थी जिसमें हाल ही में एक संशोधन किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जिज्ञासा योजना। इस सवाल का सही जवाब है प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना। विद्यार्थियों, हाल ही में जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, उसने प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना में एक संशोधन किया है। संशोधन क्या किया है? तो संशोधन ये किया है विद्यार्थियों कि पहले क्या होता था कि पहले अगर आपको पीएचडी करनी है, ठीक है, अगर आपको पीएचडी करनी है विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं आईआईटी में, एनआईटी में, तब तो आपको गेट देना अनिवार्य था। गेट एक एग्ज़ाम है, ठीक है, गेट एग्ज़ाम देना अनिवार्य था, ठीक है। लेकिन अब ये संशोधन कर दिया गया है कि अगर आप विज्ञान के क्षेत्र में पीएचडी करना चाहते हैं तो भले आप आईआईटी से ना करें, एनआईटी से ना करें, लेकिन आपको गेट देना ही पड़ेगा, अनिवार्य हो गया। यानी अब वर्तमान स्थिति में यदि कोई व्यक्ति पीएचडी करना चाहता है विज्ञान के क्षेत्र में तो उसको अनिवार्य रूप से गेट क्वालिफाई करना ही होगा, तभी वो पीएचडी कर पाएगा। तो पहला बदलाव तो यहाँ पर हुआ है ये, ठीक है। एक बदलाव और हुआ है जो मैं आपको नीचे बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जिसका नाम होगा रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीज़न। जिसका नाम क्या होगा आप देख पाएंगे, जिसका नाम होगा रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीज़न नाम का एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा जो कि इसी बात की मॉनिटरिंग करेगा कि भारत से अच्छे रिसर्चर निकलें, ऐसे लोग ही पीएचडी करें जो वाकई में योग्य हैं, ठीक है। अभी की स्थिति क्या है कि विशेषकर हम जहाँ रहते हैं यूपी में, वहाँ तो स्थिति ये है कि कोई भी जो है पीएचडी कर सकता है। आपके पास खूब सारा पैसा हो तो आप पीएचडी कर लीजिए, भले आपको कुछ भी ना आता हो, है ना। तो ये क्या होता है, इससे इंटरनेशनली जो हमारी पीएचडी की वैल्यू है वो कम होती है। इसी वजह से ये नियम बना दिया गया है कि जो क्वालिटी मटेरियल है वही यूनिवर्सिटी से निकले। और वो कैसे निकलेगा? जब ज़्यादातर लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आएंगे, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तो इस कारण से ये जो है नया इसमें चेंज किया गया है कि गेट आपको देना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न है, पहली तिमाही में 19 लाख यूनिट बेचकर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता कौन है? कौन बन गया बेसिकली, है ना। पहली तिमाही में यानी साल के 4 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 4 महीनों में 19 लाख यूनिट बेचकर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता कौन बन गया है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता, यानी इन्होंने 19 लाख घड़ियाँ बेच दी। और वो घड़ियाँ सामान्य नहीं है, स्मार्ट वॉच हैं। आजकल स्मार्ट वॉच जो स्मार्ट वॉच है वही चल रही हैं, ठीक है ना, जो जिसमें आप फ़ोन भी उठा सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो और वो आपके शरीर का भी काफ़ी सारी चीज़ें बताती हैं, टेम्परेचर बताती हैं, आपने कितनी कैलोरी बर्न की ये भी बताती हैं। तो इनको स्मार्ट वॉच कहा जाता है। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गई है? तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों सैमसंग। वो कंपनी है विद्यार्थियों सैमसंग। सैमसंग दूसरी सबसे बड़ी स्मार्ट वॉच विक्रेता कंपनी बन गई है। अब प्रश्न उठता है कि पहली कौन सी है? ये तो दूसरी है, तो वो भी देख लीजिए। आप देख पाएंगे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स पहली तिमाही में 19 लाख यूनिट्स बेचकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्ट वॉच विक्रेता कंपनी बन गई है, जबकि 76 लाख यूनिट बेचकर एप्पल पहले स्थान पर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, एप्पल का पहला स्थान है घड़ियां बेचने के मामले में, जबकि सैमसंग का दूसरा स्थान है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर
11 मई को केवी सुंदरम को भारत का कौन सा निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? ये आज के इतिहास से जुड़ा प्रश्न है, आज की तारीख के इतिहास से जुड़ा हुआ है और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये जो है केवी सुंदरम, ये भारत के कौन से नंबर के निर्वाचन आयुक्त थे? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों, ये दूसरे नंबर के भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, दूसरे नंबर के। तो पहले नंबर के कौन थे? पहले नंबर के जो भैया मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। वो कौन थे? सुकुमार सेन दूसरे नंबर के मुख्य निर्वाचन सुकुमार सेन पहले नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और केवी सुंदरम दूसरे नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण बात है। आप देख सकते हैं यही जानकारी नीचे भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 मई सन 2002 को भारत की कौन सी महिला पायलट आबिदा सुल्तान का निधन हो गया? देखिए, ये कब एक्सपायर कर गई, सवाल ये नहीं है, वो तो करंट को बढ़ाने के लिए इस तरीके का बनाया गया है। सवाल ये है कि भारत की पहली महिला पायलट कौन थी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सवाल है। तो भारत की पहली महिला पायलट जो है उनका नाम है आबिदा सुल्तान। ये महत्वपूर्ण है, ये आपसे जीके में पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला पायलट बताइए। तो भारत की प्रथम महिला पायलट थी विद्यार्थियों आबिदा सुल्तान। देख सकते हैं 11 मई 2002 को भारत की पहली महिला पायलट आबिदा सुल्तान का निधन हो गया। वे भोपाल रियासत की राजकुमारी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अशोक माइकल पिंटो को किस बैंक में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया है? ऑप्शन है IBRD, बाफ्टा, साफ्टा या नाफ्टा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हैं जिनका नाम है अशोक माइकल पिंटो, ठीक है, इनको IBRD में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अब IBRD क्या है? IBRD है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसमें अमेरिका के जो प्रतिनिधि हैं वो हैं माइकल पिंटो, अशोक माइकल पिंटो। और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये भारतीय मूल के हैं। नाम से स्पष्ट है, आपको पता लग रहा होगा, तो ध्यान रखना। इससे पता चलता है कि अमेरिका में भारतीयों का प्रभाव कितना ज़्यादा है। चाहे गूगल के CEO देख लो आप, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के CEO देख लो, ठीक है ना, चाहे मास्टर कार्ड के देख लो, ये सारे के सारे लोग भारतीय हैं। ठीक है, तो भारतीयों का प्रभाव काफ़ी बढ़ रहा है विदेशों में, अच्छी बात है। आप देख सकते हैं भारतीय मूल के अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जो मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताई वही है, IBRD में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नामित किया है। अशोक माइकल पिंटो को IBRD में 2 वर्ष के लिए नामित किया गया है। ये 2 साल तक वहां रहेंगे और कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर 11 मई को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 मई को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय अंग्रेजी दिवस। और इस सवाल का सही जवाब है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। हम ध्यान रखेंगे 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। किसके याद में बनाते हैं तो आप देख सकते हैं 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए यहाँ पर दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, 11 मई सन 95 में भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण हुआ था, ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, अभी एक मूवी आई थी परमाणु, वो इसी घटना पर आधारित है। यदि आपके पास वो मूवी हो तो आप उसे देखिए और कभी समय मिले तो उसको देखेगा, बहुत अच्छे से इसमें सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, जो पोखरण में हमने अपना परमाणु परीक्षण किया था, इसका कोड नेम था लाफिंग बुद्धा, है ना, उस नाम से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
कोविड-19 परीक्षण किट को लगभग 200 प्रयोगशालाओं में पहुंचाने के लिए आईसीएमआर का फुल फॉर्म मैंने आपको कई बार बताया है। आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो आईसीएमआर ने किसके साथ समझौता किया है, ठीक है। कोविड-19 की परीक्षण किटों को 200 प्रयोगशाला में पहुंचाने की जिम्मेवारी किसको सौंपी गई है, प्रश्न ये है। ऑप्शन है डीटीडीसी, ब्लेज फ्लैश, भारतीय डाक या फ्लाइंग किंग। तो विद्यार्थियों ये जिम्मेवारी सौंपी गई है बेहद ही पुरानी सरकारी प्रणाली यानी भारतीय डाक को। इंडियन पोस्टल सर्विस को ये काम सौंपा गया है कि वह कोविड-19 की जो परीक्षण किट हैं उनको 200 प्रयोगशालाओं तक सफलतापूर्वक पहुंचाएं। आप देख सकते हैं कोविड-19 परीक्षण किट को लगभग 200 प्रयोगशालाओं में पहुंचाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे डूंगरपुर, झालवाड़ में भारतीय डाक इन किटों को पहुंचाने में सहायता करेगी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आपका, है ना, बिल्कुल पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए किस दिन भारत की जनसंख्या 1 अरब हो गई। 1 अरब का मतलब है 100 करोड़, ठीक है। भारत की आबादी 100 करोड़ किस दिन हो गई। तो भैया ऑप्शन है यहाँ पर 11 मई 2008, 12 मई 2008, 12 मई 2009 या इनमें से कोई नहीं। और आंसर आप देख पा रहे होंगे इसका सही जवाब है विद्यार्थियों 11 मई 2008। 11 मई 2008 को भारत की जनसंख्या आधिकारिक रूप से 1 अरब पहुंच गई। और ये भी ध्यान रखना कि 100 करोड़वीं संतान कौन थी या 100 करोड़वीं जो बच्ची थी वो कौन थी, है ना, 1 अरबवीं बच्ची कौन थी वो, तो ध्यान रखेंगे उस बच्ची का नाम। उस बच्ची का नाम है आस्था अरोड़ा। उस बच्ची का नाम है विद्यार्थियों आस्था अरोड़ा। ये 100 करोड़वीं संतान थी भारत की, ठीक है। इसका जन्म हुआ था दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। वर्तमान में भारत की आबादी कितनी आप देख पाएंगे, 1 अरब 37 करोड़ यानी 137 करोड़ आबादी है इंडिया की। वर्ष 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उस समय 121 करोड़ थी। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखें अंतिम प्रश्न अंतिम प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने तथा सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र, ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये मित्र है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने तथा सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कौन सी गवर्नमेंट है जिसने प्रवासी राहत मित्र नया एप्लीकेशन बनाया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, कर्नाटक, ठीक है। तो कौन सा सही जवाब है इसका विद्यार्थियों, इसका सही जवाब है यूपी। यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में प्रवासी भारत जो प्रवासी मजदूर हैं यहाँ पर उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं यूपी सरकार के अनुसार इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना है। साथ ही ऐप की सहायता से मजदूरों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने में भी सहूलियत मिलेगी। इस ऐप की विशेषता है कि इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, कुछ दिन पहले यूपी गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन और लॉन्च किया था, शायद मैंने बताया था, हमारी पीडीएफ में बाकायदा नोट है वो प्रश्न। और वो कौन सा एप्लीकेशन था विद्यार्थियों, वो एप्लीकेशन था आयुष कवच, ठीक है। तो रिसेंटली 2 एप्लीकेशन लॉन्च कर दिए यूपी गवर्नमेंट ने। पहला आयुष कवच कर दिया और दूसरा आप देख ही रहे हैं प्रवासी राहत मित्र, ठीक है। प्रवासी राहत मित्र नाम का ये दूसरा एप्लीकेशन है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आयुष कवच और प्रवासी राहत मित्र दोनों यूपी सरकार के एप्लीकेशन हैं, सरकारी एप्लीकेशन हैं। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो इनको ध्यान रखेंगे। तो ये थे विद्यार्थियों 12 मई से जुड़े टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।